मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और हर चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो लगातार अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और जनता के मन में ये बताने का प्रयास भी है कि आखिर क्यों सरकार गिरी और अब सरकार के बाद जब उपचुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे बने। लेकिन सवाल यही है कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, पर इस चुनाव में बीजेपी की क्या तैयारी है। और खुद मेरे साथ इस समय कैबिनेट मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। अभी भी एक सभा को आप संबोधित कर निकले हैं। कहां पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? मध्य प्रदेश में उपचुनाव 3 नवंबर को है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार लगभग 1.25 साल तक थी। कांग्रेस की सरकार को लोगों ने भली भांति देखा और त्रस्तता का अनुभव किया, और ये त्रस्तता जनता की तो थी, लेकिन कांग्रेस आंतरिक रूप से भी त्रस्त थी और इसलिए कांग्रेस में विद्रोह हुआ और उपचुनाव की स्थिति खड़ी हुई। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा की सरकार है। भाजपा और विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और इसलिए इस चुनाव में जनता को फिर एक अवसर मिला है जिसमें वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को पसंद करेगी, विकास को पसंद करेगी, किसान हितैषी नीतियों को पसंद करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन लगातार आप चुनाव में रहे, कई चुनाव आपने किए हैं, खुद आप चुनाव लड़े हैं। वर्तमान का जो उपचुनाव है पिछले चुनावों से कितना अलग है? स्वाभाविक रूप से वर्तमान में तो बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन आम चुनावों से अलग होता ही है। जब आम चुनाव होता है तो हम सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। अब इस बार तो सरकार बनाई है, तो चूँकि ये उपचुनाव में अलग परिस्थितियां हैं और लेकिन कुल मिला के इन उपचुनावों में भी जनता इसी दृष्टि से विचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायित्व प्रदान हो, जिससे आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और गांव गरीब किसान का भला हो। चीजें बहुत बदली है। 2018 में महाराज सामने थे, शिवराज आपके साथ थे, लेकिन इस बार शिवराज और महाराज दोनों साथ साथ हैं। पर कांग्रेस के सीधे तौर पर आरोप है कि महाराज को दरकिनार किया जा रहा है, शिवराज नजर आ रहे हैं और वही सवाल लेकर बार बार कांग्रेस हर मंच से बोल रही है। क्या आपको लगता है ये सब दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास गिनाने के लिए उपलब्धि के नाम पर तो कुछ है नहीं, तो कांग्रेस इसी प्रकार के जुमले छोड़कर और जनता के बीच में बने रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। शिवराज सिंह जी भी मेहनत कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य जी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष भी परिश्रम कर रहे हैं। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कोई किसी को इग्नोर करने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो उपचुनाव है, यहाँ एक आरोप और बार बार लगता है कि 35 करोड़ में बिक गए, टिकाऊ बिकाऊ का नारा दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये धोखा है जनता के साथ। तो क्या इस धोखे को जनता इस तरफ समझ पा रही है? क्योंकि जब जनता के बीच में जाते तो कुछ जगह से इस तरह के सवाल पे आते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, कुल मिला के ये जग जाहिर है। जब कांग्रेस की 4-5 सीटें आम चुनाव में ज़्यादा आई थी, तो अगर खरीद फरोख्त का सवाल होता तो उसी समय 4-5 लोगों को खरीद फरोख्त की जा सकती थी और इस प्रकार का प्रयत्न किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। और आपने देखा होगा कि उसके बाद भी बीच बीच में अनेक बार यह कोशिश होती रही कि कांग्रेस की सरकार हिल रही है, और आप सब लोग भी जब पूछते थे तो हम लोग यही कहते थे कि कांग्रेस की सरकार कभी भी गिरेगी तो अपने बोझ से ही गिरेगी, और कांग्रेस की सरकार गिरी तो अपने बोझ से ही गिरी, अपने आंतरिक कलह के कारण ही गिरी। इसलिए अपनी असफलता का दोष किसी और पर मढ़ना ये उचित नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व
एक तौर से कमजोर था। लेकिन जिस तरह 2018 के परिणाम आए थे, कांग्रेस का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। फर्क वही था कि महाराज उधर नजर आते थे और उनके कैंपिंग लीडर भी थे, वो आपके साथ हैं। फिर भी बार बार ये कहना, आरोप प्रत्यारोप के बीच में वही सब टिकाऊ बिकाऊ और ये सब चीजें, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस इस तरह की जो बातें कर रही है, क्या जनता के मन में कोई ऐसी बात पैदा होगी? नहीं नहीं, जनता के मन में कुछ नहीं है। जनता तो विकास चाहती है और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, ऐसा जनता के मन में विश्वास है। और निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है और उसका लाभ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। विकास की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकास के आरोप है। कांग्रेस कहती है कि एक हाथ में नारियल, एक हाथ में विकास का दावा। सिर्फ नारियल फोड़े जा रहे हैं, विकास तो कहीं नजर नहीं आता और बार बार हर मन से कहना। दूसरी तरफ शिवराज जी को लकीर का फकीर बताना और गरीब गुरबा बताना, इस तरह की बातें करना, क्या ये आज की एक बदली हुई राजनीति का हिस्सा है? ये मैंने कहा ना कि कांग्रेस के पास न तो 2003 से पहले 10 साल तक उनकी सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि है, न 1.25 साल की अभी सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि है, न यूपीए सरकार की उपलब्धि है। हर विषय पर एक तौर से कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रही है, जो कभी सफल होने वाला नहीं है। मालवा भी साथ में जुड़ा हुआ है। मालवा लगातार भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इस बार तमाम वो लोग, जो कुछ लोग तो आपके साथ आ गए थे, बाद में वापस लौट गए कांग्रेस की तरफ, जैसे जिक्रम साबिर का कर लें, या हाट पिपलिया में आपके साथ है जो व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। मालवा में कहाँ पा रहे हैं, मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं समझता हूँ मालवा और चंबल दोनों अंचल अच्छे हैं और दोनों अंचलों में परिश्रम हो रहा है। मैं अभी मंडल के सम्मेलन में होके भी आया हूँ और 21-22 को दोनों दिन में मालवा के अंचल में हूँ और मालवा और चंबल में दोनों जगह पार्टी के कार्यकर्ता खूब अच्छी मेहनत कर रहे हैं और दोनों जगह भाजपा को समर्थन इस बार मिलने वाला है। एक लगातार ये चर्चा होती रही, कांग्रेस ये कहती रही कि बजट खाली है, हमारे पास खजाना खाली है, पैसा नहीं है, और अब ये कह रही है कि खजाना इसलिए खाली था कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था केंद्र का। दूसरी तरफ आप हैं, शिवराज जी हैं कि लगातार विकास की गंगा बाहर है, तो ये इतना धन आ कहाँ से रहा? देखिए, दरअसल क्या है कि उनका आरोप केंद्र सरकार पर हास्यास्पद है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। हमने तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा होता है वो दिया था। एक ही उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मेरा ही विभाग है, हम लोगों ने 8,32,000 का इनको लक्ष्य दिया था और कमलनाथ जी की सरकार ने 2 लाख घर सरेंडर कर दिए। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था? हम 8,32,000 घर देते हैं, आप 2 लाख सरेंडर कर देते हैं, आपकी बनाने की ताकत नहीं है, आप मैचिंग ग्रांट मिलाने की स्थिति में अपने को नहीं पाते। मैं सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि कुल मिला के जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें लीकेज बहुत था, भ्रष्टाचार बहुत था और विकास का कोई विजन नहीं था, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, प्रदेश के प्रति विकास हो ऐसी कोई ललक नहीं थी। उसके कारण वो असफल हुए हैं। बाकी शिवराज जी के पास या भाजपा के पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ी लगा हुआ है। जो पैसा टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने में आना चाहिए, अगर लीकेज होगा तो लोगों की जेब में जाएगा, लीकेज बंद कर दोगे तो सरकार के खजाने में जाएगा, सरकार के खजाने में जाएगा तो वहाँ से विकास के लिए आएगा और क्षेत्र में विकास दिखेगा। और शिवराज सिंह जी नारियल लेकर घूम नहीं रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने पहले काम को मंजूर किया है और उसके बाद जब काम मंजूर हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर हो गया है, तो उसका नारियल फोड़ना जरूरी है। 2018 के जब चुनाव थे तो यहाँ एक अलग तरह का मुद्दा था, बात जात पात की हो रही थी, बात दूसरे सवर्ण और दूसरी कास्ट की हो रही थी, और ऐसा कहते कि वही माई का लाल मुद्दा भारी पड़ा था। लेकिन अब ये सब मुद्दे नदारत है, तो क्या ये माना जाए कि वो जो मुद्दे थे वो कहीं उनके कारण नुकसान हुआ 2018 में, लेकिन अब ये नहीं मुद्दे होने के कारण स्थितियां कुछ और बेहतर होंगी? नहीं, मैं समझता हूँ इस बार राजनीतिक समीकरण भी हमारे पक्ष में है और जनता भी हमारे पक्ष में है और सारे जो विषय चुनाव में चल रहे हैं और कांग्रेस जो हल्के शब्दों का प्रयोग कर रही है उससे भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष
मजबूत हो रहा है, भाजपा को सहानुभूति मिल रही है। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो बदतमीजी पूर्ण बयानबाजी हो रही है उसका फायदा मुख्यमंत्री जी को ही मिलेगा और जनता सब समझती है कि किस नेता की क्या हैसियत है। आत्मनिर्भरता की बात वापस लौटता हूं। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, किसानों की बात इस चुनाव में बहुत हो रही। किसान कर्ज माफी के नाम पर 2018 में कांग्रेस चुनाव जीती, लेकिन कर्ज पूरा माफ नहीं हुआ। विधानसभा के पटल पर यह जरूर कहा गया मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की तरफ से कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। क्या आपको लगता है कि आगे का जो कर्ज माफ होना है, भारतीय जनता पार्टी उस तरफ जाएगी? देखिए, दरअसल क्या है, चुनाव में कर्ज माफी का वायदा करना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने वायदा खिलाफी की, कर्ज माफ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार रही हो और चाहे आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है, हमारी कोशिश है कि किसान बुनियादी रूप से मजबूत हो और किसान की बुनियाद मजबूत होगी और उसकी खेती समृद्ध बने, खेती को टेक्नोलॉजी मिले, खेती में निजी निवेश बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान पर लगने वाला टैक्स फसल पर वो समाप्त हो और किसान वैश्विक मानकों के आधार पर खेती कर सके और किसान अपने उत्पादन को बिना टैक्स के अंतर्राज्यीय व्यापार करने में सक्षम हो सके। इस दृष्टि से अनेक रिफॉर्म मोदी सरकार ने किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की योजनाएं और ये रिफॉर्म्स आने वाले कुछ वर्षों में रंग लाएंगे, जिससे किसान की हालत और किसानी की हालत दोनों में परिवर्तन आएगा। जिस बात की आप रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, जो नया अध्यादेश आप लेकर आए, नया बिल जो लेकर आए, कई स्टेट से उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है और हालांकि सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से बार बार समझाइश भी दी गई, बताना का प्रयास भी किया गया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बिल में कहीं कुछ विसंगति छूट गई? नहीं, बिल में कोई विसंगति नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। किसान कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक स्वार्थों के चलते उसका विरोध कर रहे हैं। कानून बन गया है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, देश भर में कानून लागू हो चुका है, उसका फायदा किसान को मिलेगा और किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या ये आप मान रहे हैं कि अभी भी इस बिल को समझाने की जरूरत होगी किसानों को? क्योंकि कई दफा जब नया बिल आता है तो इतनी जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में यदि किसानों को समझाना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ, ये बिल उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। इन रिफॉर्म के परिणाम स्वरूप आज किसान अपनी फसल मंडी में लाने के लिए बाध्य नहीं है, आड़तियों के भाव पर बेचने के लिए बाध्य नहीं है। अब इन बिलों के माध्यम से किसान को स्वतंत्रता मिल गई है। वो अपने खेत से भी, अपने घर से भी, अपने वेयर हाउस से भी, किसी को भी, कहीं भी, किसी भी स्थान के लिए अपनी मनचाही कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है और इस ओपन ट्रेड का फायदा निश्चित रूप से किसान की फसल का उसे वाजिब दाम दिलाने में मददगार होगा। लेकिन किसानों को लेकर आज जो देखा जा रहा है, कुछ फसलें तो हैं जिनका मूल मिल रहा है, लेकिन अभी तत्काल में हम देखें दलहन की तरफ जाते हैं तो फिर वही रेट, फिर वही दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता है लोगों के मन में, दूसरी तरफ किसान एक अलग तरह से चिंता में। नहीं, एमएसपी पर हम लोग एमएसपी को 1.5 गुना किया है और एमएसपी पर हम लोग गेहूं, धान, दलहन और तिलहन सब खरीदते हैं और अभी जहां मूंग आ गई है वहाँ मूंग खरीदने का काम शुरू हो गया है, जहां धान आ गया वहाँ धान खरीदने का काम शुरू हो गया है। इसलिए इसमें किसानों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी रहेगी और एमएसपी वो खरीद जारी रहेगी। आत्मनिर्भरता की बात हिंदुस्तान में की जा रही, लगातार मोदी जी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी अब वही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में कोविड के कारण जो स्थितियां निर्मित हुई है, क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे? देखिए, आत्मनिर्भर होने के लिए जज्बे की जरूरत है। जज्बा जब होता है तो उससे विजन बनता है। विजन कागज पर आता है और कागज पर जो दृष्टि रहती है उसको क्रियान्वित करने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है। तो विजन और जज्बा जब दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलती हैं और आज हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के इस आपदा के दौरान भी लोगों को कहा है कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए
और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए, लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। और इसकी प्रासंगिकता लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में देखने को भी मिली है और मुझे लगता है ये स्पिरिट अब प्रारंभ हो गई है। आने वाले कल में इसका फायदा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मिलेगा। लेकिन कुछ और नया अध्यादेश, कुछ और नए बिल देखने को सामने मिलने वाले? अभी तो कुल मिला के जो बिल आए हैं उनका ठीक से क्रियान्वयन हो जाए, ये हमारी कोशिश है और उसका फायदा लोगों को मिलने लगे। लेकिन कृषि के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से जब भी किसी परिवर्तन की और रिफॉर्म की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार जरूर करेगी। देश में अब एक अलग तरह की चर्चा चल पड़ी, धारा 370 की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है। जो मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा कर पाने में सफल रही, लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी की बात करें या बाकी पूरी कांग्रेस की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो लगातार इन मुद्दों को दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे भी इन्हीं के तहत आगे बढ़ने वाली? मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जिन विषयों को लेकर बात करते हैं वे वही विषय हैं जिनको देश ने कभी पसंद नहीं किया और आने वाले कल में भी पसंद करने वाले नहीं हैं। धारा 370 के विषय को लेकर पूरा देश मोदी जी के निर्णय के समर्थन में खड़ा हुआ था और कांग्रेस अकेली थी जो किंतु परंतु लगाकर विरोध कर रही थी और उसका परिणाम पहले भी कांग्रेस देख चुकी है और आने वाले कल में भी कांग्रेस देखेगी। क्या ये माना जाए कि जिस तरह मध्य प्रदेश की, वापस लौटाऊं, मध्य प्रदेश के चुनाव जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बार बार एक सर्वे सामने आ जाता है कांग्रेस का। कांग्रेस कहती है कि इस सर्वे में हम लोग तमाम सारी सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है, लेकिन ये जिस तरह की चीज़ें 18 महीने में जो सरकार गई है वो सब चीज़ें नुकसान पहुँचाएंगी। नहीं, कांग्रेस का अगर अपना सर्वे है और उस सर्वे को देखकर वो 10 नवंबर तक खुश होना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चंबल की सियासत में कहीं ना कहीं जातिवाद की बात भी होती है। आज भी हम जिस मंच पर आप देख रहे थे कि खुद इंदल सिंह कंसाना ने भी कहा कि कुछ चीज़ें अलग थी लेकिन हम सबको एक हो जाना चाहिए और आप हमेशा एकता की बात करते रहे। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के पहले इन सब चीज़ों की जरूरत होती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पर काम करने का मैं हमेशा से हामी रहा हूँ और इसी दृष्टिकोण के आधार पर काम करता रहा हूँ और आज भी मेरा मत यही है कि सभी समाजों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी से विकास होता है, उसी से बाकी सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जब मैं स्वयं भी चुनाव लड़ता हूँ तब भी कभी जाति तुष्टीकरण की बात नहीं करता। दो विचार जब अलग अलग होते हैं, एक विचार कांग्रेस का है, एक विचार भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब एक विचार का मिलन दूसरे विचार के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलन हुआ है मध्य प्रदेश में। ये विचारों की जो मिलन हुआ है, इस बीच में तमाम तरह की बातें कि जो सीनियर लीडर हैं वो दरकिनार हो जाएंगे सिंधिया के आने के बाद, ये जो चर्चाएं हैं ये बीजेपी के अंदर एक सवाल भी खड़ा कर रही। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को इग्नोर नहीं करता। जो भारतीय जनता पार्टी में विचार के प्रति समर्पित होकर परिश्रम करता है, भारतीय जनता पार्टी में उसको सफलता मिलती है। अभी और कौन सी चीजें ऐसी दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर जो इस चुनाव में आप लोग, चुनाव के बाद लाना आपको जरूरी होगा मध्य प्रदेश में? विकास के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा आगे बढ़ी है, विकास के कई आयाम छूने का प्रयास किया है बीजेपी ने, लेकिन क्या जो 15 महीने बीते कांग्रेस के, उसके बाद एक नई ताकत की जरूरत होगी मध्य प्रदेश? हाँ, स्वाभाविक रूप से अभी कोविड का संकट सामने है, सरकार उससे जूझ रही है, लेकिन ये उपचुनाव निकले और उसके बाद मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ी स्थिति सामान्य होगी और मध्य प्रदेश और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें, मध्य प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधरे। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है भाजपा की सरकार इस दिशा में काम भी करेगी और सफल भी होगी। ये जो आर्थिक संकट दिखाई दे रहा है, इससे कैसे निकलेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से अब कोविड का संकट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आम जिंदगी अब सामान्य होती जा रही है। रोजगार धंधे भी पूरी तरह खुल गए हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग इंडस्ट्रियां अब काफ़ी अच्छे स्तर पर चालू हो गई हैं। जो मजदूर घर लौटे थे वो भी वापस जाने लगे हैं। ट्रेन और हवाई जहाज ज़्यादा मात्रा में चलें, इसकी डिमांड्स आने लगी है। तो ये इस बात का संकेत है कि हालात सुधरे हैं और जल्दी हम इनको सुधारने में सफल हो पाएंगे।
लेकिन ये जो चीजें दिखाई दे रही देश के अंदर, खासकर राहुल गांधी या कांग्रेस की बात करें, निजीकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, ऐसा लगातार आरोप लगता रहा। आप जिस बिल की बात कर रहे हैं उसमें भी यही आरोप है। आप किसी दूसरी तरफ रेलवे की तरफ जाते तो उसमें भी यही आरोप, आप एयर की तरफ जाते हैं उसमें भी यही आरोप। तो क्या ये माना जाए कि अब देश में निजीकरण की जरूरत? देखिए, दरअसल क्या है कि कांग्रेस बिना सिर पैर की बात करती है। निजीकरण का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी चीज को बेच दिया ही जाए। स्वाभाविक रूप से देश को आगे बढ़ाना है तो इस दृष्टि से निजी निवेश का आना हर स्थान पर बहुत जरूरी है, और निजी निवेश जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए निजी निवेश की संभावनाएं बढ़े, निजी निवेश करने के लिए जो बाधाएं वो दूर हों और निजी निवेश बड़ी मात्रा में आए, एफडीआई भी आए। इस दिशा में भारत सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, उसका प्रतिफल भी सामने आ रहा है। और आजकल लोग अच्छी सेवा चाहते हैं, अच्छी गति से चलना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, पैसा भी बचाना चाहते हैं, सुविधा भी अच्छी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन सब को निश्चित रूप से निजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए ये निजीकरण नहीं है, निजी निवेश को आमंत्रित करना ये समय की आवश्यकता है। लेकिन एफडीआई की आप बात कर रहे हैं, पहले आप एफडीआई का विरोध किया करते थे। अब इसी एफडीआई के कारण छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे छोटे जो रोजगार है, वो तो लगातार प्रभावित हो रहे हैं, उसका असर भी दिखाई दे रहा है, और इसी को मुद्दा कांग्रेस बना रही है। नहीं, दरअसल क्या है, कांग्रेस का तो छोटे लोगों से कोई लेना ही देना नहीं है। कांग्रेस क्या जाने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्या मालूम है, लुटियन दिल्ली से बाहर निकल के उन्हें दुनिया देखी ही नहीं है। वो तो अव्यवहारिक बातें इसी वजह से करते हैं। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एक किसान है, किसान के पास निजी निवेश नहीं है। अगर किसान के पास निजी निवेश होगा और किसान और प्रोसेसर के बीच में जो दूरी है वो कम होगी तो उसका फायदा किसान को ही तो मिलेगा, और किसको मिलेगा? ये लोगों ने समझ में आना चाहिए। किसान इस बात को समझता है, लेकिन कांग्रेस समझती भी है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इसको रखती भी है, लेकिन सरकार नहीं बनती है तो कांग्रेस इसका विरोध भी करती है। तो कांग्रेस तो कुल मिला के दो मुही राजनीति कर रही है। सब बिहार में एक बड़ा नुकसान हुआ है, रामविलास पासवान आपके साथ नहीं है, और बिहार के चुनाव दिखाई भी दे रहे हैं। बिहार के चुनाव लगातार अलग अलग रंग में भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहाँ अपने आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भाजपा और जेडीयू गठबंधन बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। केंद्र सरकार का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और राज्य सरकार का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। शिवराज और महाराज की जोड़ी जो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, एक नया इतिहास रचे। हाँ, स्वाभाविक रूप से नए इतिहास का सृजन तो हो ही रहा है। कुल मिला के बिना चुनाव की सरकार बन गई, 28 सीटें जीत जाएंगे, उसके बाद सरकार स्थायी हो जाएगी। एक तौर से इतिहास ही है। चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब है जिनके साथ हमारा एक सफर चल रहा था, लेकिन इस सफर में कई तरह की बातें हुई है। पर जहां तक बात उपचुनाव की होती है तो 28 सीटों पर चुनाव जीतने की बात आप कह रहे हैं, और होना भी चाहिए। मैदान में जब दो टीम होती है तो हर टीम का यही वादा भी होता है और यही सोच भी होता है कि चुनाव तो हम जीतेंगे, मैदान तो हम जीतेंगे, लेकिन ये तो जनता के हाथ में होता है। पर बड़ी दिलचस्प बातें हुई है, चाहे देश की बात करें या राज्य की, और आगे चलकर चुनाव किस दिशा में जाएंगे इस पर जरूर नजर रहेगी, और ये सफर जारी रहेगा। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 मुरैना। VD शर्मा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बीजेपी से खास बातचीत देखिए IND स्पेशल में प्रबंध संपादक मनोज सैनी के साथ शाम 5:30 बजे सिर्फ IND24 पर। आज हम पहुंचे हैं मुरैना विधानसभा में। विकास हुआ, काम हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ। और वादे, चुनाव पे तो सब लोग वादे कर जाते हैं, बाद में भूल जाती है। सरकार बनना चाहिए कांग्रेस की। कितना बदल गया आपका मुरैना? पहले से तो बहुत बदल गया। क्या होगा चुनाव में?
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतेंगे। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हमारे वार्ड की तो स्थिति बहुत अच्छी है बीजेपी पार्टी की। हुआ विकास, बीजेपी की सरकार खूब करता रही है। विकास हुआ, काम हुआ इससे? कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल आज तक कोई काम नहीं हुआ है। गौशाला बन गई है, जाके देखो पूरी खेती बर्बाद हो गई। सरकार कह रही थी कर्ज माफ हो गया, ना भयो। 5 महीने के अंदर कोई नेता ये पूछने नहीं आया बाजार खुला है, बंद है, कुछ होगा नहीं होगा, कोई व्यवस्था कुछ नहीं। राकेश मावे जीत जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। और जब काम नहीं दिखेगा तो फिर हम वही कहते हैं, ये सब पब्लिक का हिस्सा है और ये पब्लिक है, सब जानती है। ये चंबल का पानी है, चंबल का पानी गद्दारी और विश्वासघाती कतई बर्दाश्त नहीं करता है। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। चंबल ग्वालियर में बहुजन समाज पार्टी 50% से अधिक सीटें लेगी। पर हम तो यही कहते हैं कि शनि महाराज की कृपा भी ले लीजिए, शनि महाराज का आशीर्वाद, रक्षा उनसे करा लीजिए। पर असली रक्षक तो सियासत में, चुनाव में जनता होती है। देखिए पब्लिक है सब जानती।